हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें प्रीलिम्स को किस तरीके से टारगेट करना चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम्स के। तो मैंने जो है SBI PO, IBPS PO जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, IBPS क्लर्क भी किया है। अगर आपको इनके इंडिविजुअल स्कोर कार्ड देखने हैं तो वो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, तो आपको दिख जाएंगे। आप उनमें मेरे मार्क्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रीलिम्स को किस तरीके से टारगेट करना चाहिए किस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो बिगिनर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से बैंकिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका ना तो कोई प्रीलिम्स निकलता है और फिर उन्हें मेंस लिखने का भी मौका नहीं मिल पाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो मेंस के ऊपर बनाई थी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि हमारा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो हम मेंस की किस तरीके से प्रिपरेशन करें। उनके अभी भी प्रीलिम्स के मार्क्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं कि वो मेंस की तरफ देख सकें। तो इस वजह से ही मैंने आज ये वीडियो बना रही हूँ प्रीलिम्स के लिए कि आपको किस तरीके से प्रीलिम्स को टारगेट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके लाइन वाइज सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते चले, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका एग्ज़ाम्स ज़रूर क्लियर होंगे। ठीक है, तो बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपको इसी तरीके से गाइड करते रहने का। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं होंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। आप डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, आप पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हाँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ाई को देते हो तो आपको 4 घंटे डेली बेसिस पर देना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि 4 से ज़्यादा ही दे पाओ, 4 घंटे इज़ वेरी लेस। ठीक है, तो और फिर आपको देखना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किन चीज़ों से हो रहे हो। क्या आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हो, आप पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलते हो लेकिन आप देखने लग जाते हो यूट्यूब के शॉर्ट्स। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ें आप खुद से आइडेंटिफाई करनी है कि मैं किन किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, और आपको उन चीज़ों को डिलीट कर देना है। आपको देखो, मैं ये शॉर्ट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। एंड फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से मैं शॉर्ट्स को एकदम यूट्यूब से हटा सकती हूँ, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। आप शॉर्ट्स को एकदम अपने यूट्यूब से हटा सकते हो। मुझे पता है आप लोग भी अगर यूट्यूब खोलते हो तो शॉर्ट्स वगैरह जैसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होते होगे, तो आप शॉर्ट्स को हटा सकते हो एकदम अपने यूट्यूब से। और इंस्टाग्राम्स की जो रील्स होती हैं आपको उनको भी नहीं देखना है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। तो मैंने तो इंस्टाग्राम पूरा ही अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। आप कोशिश करना, अगर अनइंस्टॉल कर सको तो ठीक है, वरना तो आप रील्स को अवॉइड करिएगा देखना। अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लासेस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करें। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी। जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अब मैं वो फ़ायदे आपको भी नहीं बताऊँगी, लेकिन आप खुद से एक बार एनालिसिस करना कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या फिर ऑफ़लाइन लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऑनलाइन की तरफ ही जाएँ। जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप यूट्यूब से ही अपना प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। जब मैंने प्रीलिम्स की पढ़ाई करी थी तब मैंने कोई पेड कोर्सेज नहीं लिए थे। ऑब्वियसली मैंने जब मेंस की प्रिपरेशन करी थी तब मैंने पेड कोर्सेज लिए थे, जिसके बारे में मैंने आपको अपने मेंस के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो मैं आपको अभी तो प्रीलिम्स के रिलेटेड ही बताऊंगी। तो आपको क्लासेस की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ आपको एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। न्यूज़पेपर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके घर पे आता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर, फिर मॉक टेस्ट, ठीक है,
और फिर आता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ये सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसे सोर्सेज को फाइंड आउट करना होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको सब कुछ ऑलरेडी ही पता होगा कि कौन कौन से चैनल्स हैं जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकते हैं। मैंने मेनली जिन प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था वो थे अड्डा, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक। तो इन सब को मैंने फॉलो किया था, इन सब की मैं वीडियोस देखती थी एंड गाइडली भी है, उसकी भी कभी कभी मैं देखती थी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही सोर्स पे स्टिक थी, मैं काफ़ी सारे क्योंकि जब हम यूट्यूब देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सोर्स पे स्टिक हो, हम सभी सोर्सेज पे हमें जो भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी जहाँ से मिल सकती है हम उनको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन सारे सोर्सेज को फॉलो करती थी। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया था तब मैंने अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर लिए थे, जैसे कि मुझे स्क्वायर्स, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और परसेंटेज टू डिग्री, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले से ही तैयार करके रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो इन सभी के लिए मैंने अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करे हैं, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उनसे। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो ना, आप ये बात तो जानते ही हो कि एक ही साल के अंदर आपके प्रीलिम्स भी हो जाता है, आपका मेंस भी हो जाता है और आपका इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है। ये सब कुछ आपका एक ही साल के अंदर हो जाता है। तो जब हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे ही प्री का एग्ज़ाम देकर आते हैं उसके बाद हमें मेंस का तुरंत पढ़ना पड़ता है, जैसे ही मेंस दे देते हैं उसके बाद तुरंत हमें इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और बैंकिंग के कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जब आप एक बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ते हो, जैसे कि RRB क्लर्क हो गया, RRB PO हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, IBPS PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया। तो आपको इन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आप सबसे पहले इसका प्री देकर आएंगे, उसके ही 1-2 हफ्ते बाद फिर इसका प्री हो जाएगा। आप इसका प्री देकर ख़त्म ही करोगे कि आप मेंस का पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, फिर आप इसका प्री देने चले जाओगे। आप जैसे ही इसका प्री देकर आओगे उसके 1-2 हफ्ते बाद इसका प्री आ जाएगा। आप इसका प्री देकर आओगे, फिर आप मेंस की पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से, फिर आप अगला इसको टारगेट करने लग जाओगे। तो कभी भी आप जब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो सिलेबस को आपको कभी भी किसी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके नहीं करना है। आप सिलेबस आप कंप्लीट करोगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट करके। आपको सिलेबस निकालना है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का कि क्या उनमें आता है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, यही 3 सेक्शंस हैं जो मेनली आते हैं। और हम जब मेंस की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है जनरल अवेयरनेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप प्री पढ़ते हो ना, तो प्री के टाइम पर ही आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना होता है। आप जनरल अवेयरनेस को ये सोच के स्किप कर देते हो कि ये तो प्री में आता ही नहीं है, ये मेंस में आता है, तो आप इसको नहीं पढ़ते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसको डे 1 से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने में टाइम लगता है। हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप इसको डे 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट इन सब से रिलेटेड इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ जाननी है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि एग्ज़ाम से पहले ही आप अब सारा प्री और मेंस पढ़ के बैठे होंगे। फिर जब ये एग्ज़ाम्स आएंगे ना, तो तब आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इनके रिवीजन पार्ट में काम करना है। जैसे ही आप प्री देकर आओगे फिर आपको मेंस का रिवीजन शुरू कर देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते
कि आप जब नोटिफिकेशन आए तब आप इनका कोर्सेज़ को, इनके सिलेबस को कंप्लीट करने बैठोगे, तब नहीं हो पाएगा इस तरीके से। आपको इनके लिए पहले से ही प्री और मेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको उनका इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करके उनका सिलेबस निकाल के फिर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आप मॉक्स दोगे तो मॉक्स देते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो स्पीड पर और एक एक्यूरेसी पे, ठीक है। अगर आप क्लर्क एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो आपको स्पीड अपनी बहुत अच्छी बनानी है। अगर आप पीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो उसमें स्पीड इतने काम की नहीं होती, उसमें एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्लर्क के लिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, लेकिन पीओ के लिए आपको स्पीड पे इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जब भी आप मॉक्स लिखते हो तो आप सिर्फ मार्क्स को टारगेट नहीं करोगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, साथ ही साथ आप परसेंटाइल को भी देखोगे कि आपकी कितनी परसेंटाइल आ रही है, ठीक है। उसी से डिफाइन हो पाएगा कि आपका जो मॉक्स है वो अच्छा गया है या बुरा गया है, क्योंकि सभी मॉक्स के जो डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो परसेंटाइल आपको ये बताती है कि वो मॉक जितने भी बच्चों ने दिया है आपका परफॉर्मेंस उन बच्चों में कितना अच्छा है। तो आपको सिर्फ मार्क्स पे नहीं जाना है क्योंकि मॉक्स के जो डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको परसेंटाइल पे देखना है। परसेंटाइल आपकी 90 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस होगी तभी आप सोचना कि हाँ आपने इस मॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो गलतियाँ करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको रीडिंग करके ही आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप रीडिंग को स्किप कर रहे हो तो आप कभी मत एक्सपेक्ट करो कि आप इंग्लिश में अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। रीडिंग करनी है आपको, और रीडिंग में ये नहीं सोचना कि आपको सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ना है या एक द हिंदू पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। द हिंदू की एक्चुअल में जब मैंने पढ़ा ना ये पेपर, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ना शुरू किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ईजी था। मुझे कभी इसको पढ़ने में दिक्कत हुई ही नहीं। जब मैंने एक बार हिंदुस्तान टाइम्स को शुरुआत में फॉलो करा था, फिर जब इंटरव्यू का टाइम आया था ना, तो इंटरव्यू के टाइम पे मैंने द हिंदू को फॉलो करना चालू कर दिया था। तो इसलिए आप कभी भी ये मत सोचो कि सब लोग द हिंदू पढ़ते हैं तो मुझे भी द हिंदू ही पढ़ना है। आप वो पढ़ो जिससे आप कंफर्टेबल हैं। आप अगर स्टोरी बुक्स भी पढ़ोगे वो भी ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ना है, आपको ग्रामर्स के रूल्स देखने हैं। रीडिंग के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है, आप उसको भी एक बार चेक ज़रूर करना कि मैंने किस तरीके से अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया था। अगर आप उस टेक्निक को लगाकर रीडिंग करोगे ना, तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। आप उसको भी एक बार ज़रूर देखना। जनरल अवेयरनेस में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो एक से ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है। अगर आप वीडियो से कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो ही देखा करिए, और वीडियो के बाद जिस टीचर की आप वीडियो देख रहे हैं उसी का ही PDF निकाल के उसे ही रिवाइज किया करें। अगर आप PDF से ही कंफर्टेबल हैं, जैसे कि अफेयर्स क्लाउड का PDF काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ PDF को ही फॉलो करें और उसी को ही टाइम टू टाइम रिवाइज करें। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वीडियो तो किसी अलग टीचर की देख लेते हैं और PDF फिर वो अफेयर्स क्लाउड का निकाल के बैठ जाते हैं। मैंने इस तरीके से करके देखा था, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी। आप जिस भी टीचर का वीडियो देखते हैं उसी का ही आप PDF भी निकालेंगे। मैथ्स में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्वायर, क्यूब वगैरह ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है। उसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताई थी कि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड को किस तरीके से इम्प्रूव किया था। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो पक्का आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेना कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने क्या करा था। उसके आप नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रूव कर पाओगे। प्रीलिम्स में आप जब भी मैथ्स का प्रीलिम्स देने जाते हो तो उसमें 35 नंबर में से 25 नंबर तो स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है जो आप बिना अर्थमेटिक के निकाल सकते हो। वैसे तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अर्थमेटिक को स्किप कर दो,
आप अर्थमेटिक को भी पढ़ना, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्पीड मैथ्स के थ्रू ही आप 25 मार्क्स लेकर आ सकते हो और उसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। 25 मार्क्स अगर आप क्वांट में ले आए और बाकी आप मार्क्स इंग्लिश और रीजनिंग के थ्रू आप लेकर आ जाते हो तो भी आप निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम्स को। बट क्योंकि अर्थमेटिक मेंस के टाइम पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है और फिर आप प्री देने के बाद अर्थमेटिक के टॉपिक्स को शुरू नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अर्थमेटिक को प्री से पहले या प्री के टाइम पर ही पढ़ लीजिएगा। और इसको ना पढ़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपको प्री पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए या प्री प्लस मेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर कि आपके मन में ये डाउट तो ज़रूर आ रहा होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप पहले प्री ही पढ़ो। पहले आप प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लो, 2 से 3 महीने आपको इसको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने में लगेगा। आप पहले प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आप रिपीटर्स हैं तो नो डाउट आपको प्री और मेंस की दोनों की एक साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रिपीटर होते हैं तो आप ज़ीरो से शुरू नहीं करते हैं, आप एक एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। तो एक्सपीरियंस से जब आप शुरू करते हैं तो आपका ज़रूर कोई ना कोई प्री एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, और जब निकल जाएगा तब आप वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो। इसलिए आपको मेंस और प्री की एक साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एज अ बिगिनर जब आपका प्री का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब आप स्विच कर जाना मेंस के सिलेबस पे। ठीक है, और ज़्यादा फोकस आप एग्ज़ाम्स को टारगेट ना करके आप ज़्यादा फोकस अपने बैंकिंग के सिलेबस को टारगेट करना। उससे आप एक एग्ज़ाम दोगे तो आप इस प्रेशर में नहीं पड़ोगे कि अब मुझे मेंस पढ़ना है या प्रीलिम्स पढ़ना है या इस एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है। आप बैंकिंग के सिलेबस को टारगेट करेंगे और एक के बाद एक करके नोटिफिकेशन आएंगे, आप उन एग्ज़ाम्स को देकर आएंगे और साथ ही साथ आप मेंस के आप रिवीजन करते रहेंगे और मेंस के मॉक्स लगाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सभी टॉपिक से रिलेटेड इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो डाल रखी है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को ज़रूर चेक करिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए होंगी वो वीडियोज़। कैलकुलेशन ट्रिक्स की भी आप ज़रूर देख लेना, मैंने जिस तरीके से अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाया था, तो ये सारी वीडियोस मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक करना, आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। और कोशिश करिएगा कि जब भी आप प्रीलिम्स का मॉक देते हो तो प्रीलिम्स का मॉक आप डेली बेसिस पर दो। डेली बेसिस पे देने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।